नमस्कार, मैं श्रीमती वंदना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय राजगढ़ चूरू। बीए भाग द्वितीय वर्ष की कक्षा में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का अपना प्रकरण है रीतिकाल की परिस्थितियां या रीतिकालीन पृष्ठभूमि। रीतिकाल की परिस्थितियां आज हम देखेंगे। किसी भी काल की साहित्यिक गतिविधियों को अगर हम यथार्थ रूप से समझने के लिए समझें तो उस समय के साहित्य की तत्कालीन बाह्य परिस्थितियों के आलोक में उसे देखना अनिवार्य हो जाता है। इस दृष्टि से रीतिकालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, कलात्मक और साहित्यिक परिस्थितियों का अध्ययन कर लेना एक प्रकार से आवश्यक हो जाता है। सर्वप्रथम हम देखेंगे राजनीतिक परिस्थितियां। रीतिकाल ने मुगलों का वैभव काल, पराभव काल एवं अंग्रेजों का उदय काल देखा है। शाहजहां ने ताजमहल एवं मयूर सिंहासन जैसे वैभव के प्रतीक निर्मित कराए, किंतु 1658 ईस्वी में उसके पुत्रों औरंगजेब और दारा सिकोह में सत्ता संघर्ष प्रारंभ हो गया। दारा की हत्या कर औरंगजेब ने सत्ता पर अधिकार कर लिया, किंतु उसकी धार्मिक असहिष्णुता एवं अहमन्यता के कारण जागीरदारों एवं हिंदू राजाओं ने उपद्रव प्रारंभ कर दिए। उसके शासनकाल का अधिकांश समय इन उपद्रवों को दबाने में ही व्यतीत हुआ। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका द्वितीय पुत्र शाह आलम गद्दी पर बैठा और 1712 ईस्वी से मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। अगले 50 वर्षों तक एक प्रकार से अस्थिरता ही बनी रही। छोटे छोटे जागीरदारों ने भी अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। विलासवृत्ति में बढ़ोतरी हुई। केंद्रीय सत्ता की पकड़ एक प्रकार से ढीली हो गई। 1738 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण ने मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी और रही सही कसर 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण ने पूरी कर दी। विदेशी व्यापारियों, विशेषतः अंग्रेजों ने इस स्थिति का पूरा लाभ उठाया और धीरे धीरे शक्ति संचय करके वे 1803 ईस्वी तक लगभग समस्त उत्तरी भारत पर अपना आधिपत्य जमा बैठे। वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में आ गई और मुगल सम्राट नाम मात्र के शासक रह गए। 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह प्रयास हुआ कि मुगलों को पुनः सत्ता पर स्थापित एवं प्रतिष्ठित किया जाए, पर ये प्रयास असफल ही हो गए। अवध के विलासी शासकों का अंत भी मुगलों के समान रहा। राजपुताने में भी विलास एवं बहुपत्नी प्रथा के कारण छोटे छोटे साम्राज्य धीरे धीरे कारुणिक अंत की ओर ही अग्रसर रहे। इस प्रकार हिंदी साहित्य में जो रीतिकाल है, जिसकी समय सीमा सन 1700 से 1900 स्वीकार की जाती है, इस समूचे समय में यह व्यक्तिवादी निरंकुश राजतंत्र का ही इसमें बोलबाला रहा। दूसरी परिस्थिति के रूप में अपन देखेंगे सामाजिक परिस्थितियां। सामंतवादी प्रवृत्ति का बोलबाला इस काल में था और सामंतवाद के दोष सर्वत्र व्याप्त थे। एक और विलासी शासकों, सामंतों, अधिकारियों एवं मनसबदारों का बोलबाला था और दूसरी ओर गरीब जनता पिस रही थी। विलासिता की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण नारी को संपत्ति माना जाने लगा। विलास के उपकरणों का संग्रह करना एवं सुरा सुंदरी में लीन रहना उच्च वर्ग के जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन गया था। मध्यम वर्ग भी उन्हीं के अनुकरण में लीन रहता था। किसी भी कन्या का बलात् अपहरण कर लेना उच्च वर्ग के लिए सामान्य बात हो गई थी। अभिजात वर्ग के हरम सुंदरी नारियों एवं रक्षिताओं से भरे रहते थे, फिर भी वे वेश्यागमन को ही जीवन का परम सुख मानते थे। समाज में कामवृत्ति की प्रधानता थी। काम कला की शिक्षा देने वाले घटिया शिक्षक भी इसी काल में प्रचुरता से हुए। विलासी माता पिता की संतानें भी अनैतिक कार्यों में लीन रहती थी। विवाहित स्त्रियां भी पति प्रेम न पाने के कारण इधर उधर प्रेम संबंध बनाती रहती थी। निष्कर्ष यह है कि समाज का नैतिक अंकुश ढीला या स्थिर हो गया था एवं विलास वृत्ति की प्रधानता सर्वत्र व्याप्त हो गई थी। साथ ही जनसामान्य में अंधविश्वास तथा रूढ़ियां भी एक प्रकार से
घर कर गई थी और स्त्रियां हैं वो मात्र एक प्रकार से विलास का साधन हो गई थी। अगली परिस्थिति के रूप में देखेंगे धार्मिक परिस्थिति। रीतिकालीन समय संस्कृत और सभ्यता की दृष्टि से एक प्रकार से पतन का ही युग है। नैतिक बंधन ढीले पड़ चुके थे और अनुदिन बौद्धिक पतन हो रहा था। इस विकट दशा में धर्म के किसी भी उदात्त रूप की आशा एक प्रकार से दुराशा मात्र ही है। इस युग में अंधविश्वासों, रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों ने धर्म का स्थान ग्रहण कर लिया था। पंडित और मुल्ला लोग इस क्षेत्र में सर्वेसर्वा समझे गए। उस समय की जनता के लिए उनके कथन तथा फरमान वेदवाक्य और कुरान ही बन गए थे। सूरदास आदि के द्वारा प्रतिपादित राधा और कृष्ण की सात्विक मधुर भक्ति में सूक्ष्मता के स्थान पर स्थूल इंद्रियता और पवित्रता के स्थान पर लोलुपता और कामुकता की भावनाएं ही आ गई थी। कृष्ण भक्तों की रागात्मिकता भक्ति के रहस्य को समझने की शक्ति न तो रीतिकाल के अनधिकारी कवियों में थी और न ही उस समय की अपरिष्कृत मस्तिष्क जनता में थी। राधा और कृष्ण की आड़ में कामुकता की खुलकर अभिव्यक्ति हुई। यहाँ तक कि शायद अगले जन्म में भी राधा को अपना राधा नाम भी बदलना पड़े। मंदिरों और मठों के पुजारियों तथा महंतों के जीवन में दिव्य पुण्य प्रेम के स्थान पर वासना ने घर कर लिया। चैतन्य और वल्लभ संप्रदाय की गद्दियों तक सस्ती रसिकता में निमग्न हो गई। राम भक्ति में विभिन्न संप्रदायों को भी यही गति थी। शक्ति के प्रतीक लोक रक्षक मर्यादा पुरुषोत्तम राम अब एक छैल छबीले बांके नायक के समान सरयू के किनारे काम क्रीड़ा करने लग गए थे। आदर्श की मूर्ति सती सीता अब एक विलास प्रिय सामान्य रमणी के रूप में चित्रित होने लगी थी। इस काल में काम भक्ति में रसिक संप्रदाय चल निकला, जिसके भक्त राम और सीता की संयोग लीलाओं की सखी बनने लगे। राम भक्ति में पौरुष के स्थान पर एक प्रकार से स्त्रीण भावना ही आ गई थी। उस समय निर्गुण भक्ति संप्रदायों में भी अनेक संप्रदाय प्रचलित थे। इनका आचार व्यवहार भक्ति के सगुण संप्रदायों की अपेक्षा उन्नत था, किंतु इन पर भी युग की विलास परक दृष्टि का प्रभाव अवश्य पड़ा। तत्कालीन सूफियों ने अनेक संप्रदाय में स्थूल श्रृंगार, नखशिख वर्णन एवं नायिका भेद का समावेश इसमें होने लगा था। अब अपन देखेंगे सांस्कृतिक परिस्थितियां। सांस्कृतिक परिस्थितियों की में अपन देखेंगे सामाजिक आदि अवस्थाओं के स्थान समान इस युग की सांस्कृतिक दशा अत्यंत ही शोचनीय हो गई थी। औरंगजेब की कट्टरता की नीति से अकबर आदि की उदारवादी नीति पर गहरी ठेस लगी। विलास वैभव के खुले प्रदर्शन की प्रवृत्ति ने हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक संप्रदायों को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया। वैष्णव संप्रदायों के मठाधीश राजाओं और सामंतों को गुरु दीक्षा देने में गौरव का अनुभव वो करने लगे। फलतः मंदिरों में ऐश्वर्य व विलास की लीला होने लगी। स्थिति यहाँ तक पहुंच गई कि मंदिरों में पुजारी राम और कृष्ण का केवल अतिशय श्रृंगार ही नहीं बल्कि उनके विलासी जीवन में अपने जीवन की संगति भी खोजने लग गए थे। हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए ब्रह्मचरण की ही धर्म पालन मात्र बाह्याचरण ही धर्म पालन मात्र रह गया था। अतः धर्म का नैतिकता के साथ संबंध एक प्रकार से अलग हो या विच्छिन्न हो गया था। पुजारी और मुल्ला जनता के अंधविश्वास का अनुचित लाभ उठा रहे थे। इससे धर्म स्थान पापाचार और भ्रष्टाचार के ही अड्डे बन गए एक प्रकार से। अगली परिस्थिति के रूप में अपन देखेंगे कलात्मक परिस्थितियां। रीतिकाल की कलात्मक परिस्थितियों की अपन बात करें तो हम देखते हैं कि इस युग में जीवन के अन्य क्षेत्रों के समान कला क्षेत्र में भी प्रदर्शन प्रवृत्ति की ही प्रधानता रही। सामंती वातावरण में फलने फूलने वाली कला में वासनात्मकता का आ जाना एक प्रकार से प्राकृतिक ही था। रीतिकाल में परंपराबद्ध दृष्टिकोण का निर्वाह होता रहा। उसमें मौलिक प्रतिभा और सप्राणता का नितांत अभाव हो गया और इसके स्थान पर उसमें एक प्रकार से नग्नता की मात्रा ही अधिक आ गई। स्वामिन सुखाय उद्भुत कला में सात्विकता की अपेक्षा बाजारोपन अधिक होता है। प्रदर्शन प्रधान रीतिकालीन चित्रकला नायक नायिकाओं की बंधी बंधाई प्रतिकृतियां तैयार होती रही। इसमें उस समय की चित्रकला की नायक नायिकाओं के
रूढ़िबद्ध चित्र, पौराणिक कथाओं पर आधारित चित्र तथा राग रागिनियों के प्रतीक चित्रों का ही उसमें बाहुल्य है। इन चित्रों में कलाकार की आत्मा निश्चल अभिव्यक्ति नहीं हो पाई। युग रुचि के अनुसार उसमें रुग्ण श्रृंगारिकता का आधिक्य है। कृष्ण और राधा के तो उस युग में अश्लील चित्र बने ही साथ शिव और पार्वती को भी उसी कोटि में लाकर नत्थु और कल्लू के रूप में खड़ा कर दिया। तत्कालीन कला में आत्मा प्रेरणा के तत्व के अभाव के कारण उसमें प्रशस्ति तत्व अधिक दिखाई देता है। उस युग में मूर्ति निर्माण कला की भी यही दशा रही। उसमें रीति युगीन सभी प्रवृत्तियां परिलक्षित होती हैं। परंपराबद्ध शैली, अलंकरण की अतिशयता, चमत्कार वृत्ति, रोमानी वातावरण की, दरबारी अदब, कायदों की जकड़बंदी, ये सभी प्रवृत्तियां साहित्य के समान कला क्षेत्र में भी एक प्रकार से दृष्टिगोचर होती हैं। रही संगीत कला, उसके संबंध में संक्षेप में हम इतना ही चर्चा करेंगे। वास्तव में रीतिकालीन कवि और संगीतज्ञ दोनों की एक ही दशा थी। दोनों ही आश्रयदाता की रुचि पर पल रहे थे। अतः उनकी प्रसन्नता के लिए दोनों को ही श्रृंगार प्रतिपाद्य और कला प्रधान चमत्कारवादिता को अपनाना पड़ा। इसके अलावा अपन साहित्यिक परिस्थितियों की चर्चा करें तो इसमें अपन देखेंगे रीतिकाल का आरंभ शाहजहां के शासनकाल के उत्तरार्ध से होता है। उस युग में प्रदर्शन और अलंकरण की प्रवृत्तियों की प्रधानता थी। प्रदर्शन प्रधान रीतिबद्ध काव्य शैली तथा काव्य में रसिकता प्रधान श्रृंगार की अभिव्यक्ति का बहुत कुछ श्रेय उस युग की इन प्रवृत्तियों को ही दिया जाता है। देशव्यापी समृद्धि एवं शांति शाहजहां की रंगीन मिजाजी साहित्य और कला की और उसकी रुचि साहित्य में विकास प्रदायी है। प्रतिभावान कलावंतों के लिए शाह का दरबार सदा खुला था। उस युग में कलाकारों में भी प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा की भावनाएं चलती ही थी। सामंतों की भी लगभग यही दशा थी कि वह निज गुण गान के लिए उत्तम कलाकार की सदा ही ताक में रहते थे। मुगल दरबार की भाषा फारसी थी और फारसी की भी दो शैलियां उसमें प्रचलित थी। एक तो भारतीय ईरानी शैली और दूसरी शुद्ध ईरानी शैली। शाहजहां के समय से हिंदी कवियों ने राजाओं के दरबारों में आश्रय लेना आरंभ कर दिया था। भले ही उसके द्वारा हिंदी और संस्कृत को कुछ संरक्षण भी मिला, परंतु दबदबा उसके दरबार में फारसी का ही था। औरंगजेब की कट्टर नीति से तो मुगल दरबार से हिंदी का बहिष्कार ही हो गया था एक प्रकार से। अतः रीतिकालीन कविता को सामंती छत्र छाया में पोषण मिला। राजस्थान के नरेशों और सामंतों की छत्र छाया में हिंदी कविता का दरबारी रूप पनपा। ओरछा, कोटा, बूंदी, जयपुर, जोधपुर, यहाँ तक कि महाराष्ट्र के राज दरबारों में भी वही प्रदर्शन प्रधान और श्रृंगार परक जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति में यह काव्य धारा चलती रही। संरक्षण में पनपने के कारण उसमें गंभीर प्रेरक तत्वों का एक प्रकार से अभाव रहा और इसका स्तर एक प्रकार से छिछला ही बना रहा। उस समय का सामंती जीवन अपेक्षाकृत कम जटिल और कम समस्यामय था। अतः रीति काव्य में जीवन संघर्षों का स्वर उभर कर नहीं आ सका। वह नायिका की शारीरिक सौंदर्य की संकीर्ण परिधि में एक प्रकार से चलता रहा। विवेकहीन विलास उस युग का प्रधान स्वर हो गया था। यही कारण है कि राजाश्रित कवियों की वाणी वैभव और विलास की मदिरा पीकर बेसुध हो उठी थी। ऐसी स्थिति में साहित्य सृजन का उद्देश्य चमत्कार और पांडित्य प्रदर्शन और आश्रयदाता की रुचि का प्रसाद मात्र ही रह गया था। रीतिकाल में नवीन उद्भावनाओं और मौलिकता के अभाव का मूल कारण कदाचित उनके महलों के बंद घेरे में रहना ही था। जीवन के प्रति इनका दृष्टिकोण सर्वथा ऐहिक और सामंतीय ही रह गया था। इस प्रकार से निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि उत्तर मध्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था में राजतंत्र और सामंतवाद के प्राधान्य ने साहित्य और कला को अपने रूप में नितांत रंग दिया था। इस प्रकार से हमने यहाँ रीतिकाल की परिस्थितियों के बारे में चर्चा की। धन्यवाद।